Hello students, how are you all? So welcome in the physics class. Today we will start with the potential energy. So potential energy हमारे पास क्या होती है? Potential energy is the energy possessed by a body by virtue of its position or configuration in some field. किसी भी फील्ड में किसी बॉडी की एनर्जी इसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो स्टोर होगी उस एनर्जी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी. सो इट इज द हम लोग इट इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position or configuration. Position or configuration in some field. तो उस एनर्जी को हम लोगों ने बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी. एक्चुअल में अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल्स दैट इज द एनर्जी स्टोर in stressed or compressed spring. Stressed or compressed spring. That is potential energy of the spring. या फिर एनर्जी स्टोर in stressed वो तीर कमान जो आते हैं हमारे पास उसकी बात कर दी हम लोगों ने. या फिर हम लोग एक एग्जांपल लेकर चलते हैं दैट इज द एनर्जी स्टोर इन अ स्टोन lying on the top of hill. These are the examples of a potential energy. तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आती है. सो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हम लोग, अगर टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को मैं PE से डिनोट करूँगा. पहली हमारे पास आती है कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड वन इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इसको स्टडी करने का बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम लगेगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग. फिर चैप्टर हम लोग ग्रेविटेशन करेंगे, उसमें भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को. तो यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में, दैट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Gravitational potential energy. Gravitational
9th क्लास में भी हम लोगों ने ये कंसेप्ट स्टडी किया हुआ है 9th क्लास में, जिसमें बात की गई थी कि दैट द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, या ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, उस एनर्जी को हम लोगों ने बोल दिया क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में ये एनर्जी आती है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सम अदर बॉडी। ये हम लोग थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को एक्सटेंड करेंगे जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिंपल सा वही आइडिया लेकर के चलेंगे जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड बात करते हैं हम लोग। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन above the surface of earth, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, दैट इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके लिए निकालेंगे एक्सप्रेशन। मान लो हमारे पास कोई बॉडी दैट इज रेज्ड टू हाइट h above the surface of the earth, सरफेस मान लिया हम लोग ने अर्थ का। यहां से किसी बॉडी को जिसका मास m है दैट इज रेज्ड अप टू अ हाइट h, यहां तक लेके गए। अब इसका वेट तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो कम से कम जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में वो लगेगा वेट के बराबर ही लगेगा। तो मान लो हम लोगों ने जो फोर्स लगाया इसको रेज करने के लिए दैट इज इक्वल टू एफ के बराबर हम लोगों ने फोर्स लगा दिया इसको ऊपर रेज करने के लिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट एम बी द मास ऑफ द बॉडी, g that is the acceleration due to gravity, which remains constant near the surface of the earth। अर्थ के नजदीक की बात नहीं करेंगे हम लोग, ज्यादा हाइट की बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, h is the height to which the body is raised above the surface of the earth। अब जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, इसी के बराबर करना पड़ेगा हम लोग। So this applied force F that is equal to mg, opposite direction में हमारे पास। ठीक है, so work done by the applied force to raise the body to height h above the surface of the earth। So this work done that is equal to F h cos of 0 डिग्री, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है आपके पास। सो दिस वर्क डन, F तो आपके पास mg के बराबर, h और ये 1। So this work done that is equal to mgh। This work done is stored as a potential energy। So the gravitational potential energy, gravitational
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट इज इक्वल टू mgh। अब इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग V से भी डिनोट करते हैं, V दैट इज इक्वल टू mgh। अब यहां पर देखिए, अगर हम लोग वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, ध्यान दें थोड़ा सा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स दैट इज इक्वल टू mgh एंड work done by gravitational force अब भाई ग्रेविटेशनल बॉडी मूव की ऊपर की तरफ को और ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा नीचे की तरफ को, तो ये वर्क डन आएगा नेगेटिव, तो दैट इज इक्वल टू माइनस mgh। सो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स दैट इज इक्वल टू mgh एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज अ नेगेटिव mgh। अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो पोटेंशियल एनर्जी आती है बेटा आपके पास, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो आल्सो। जहां पर कोई फील्ड नहीं है वहां पर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है दैट इज जीरो, वो क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन यहां पर कुछ केस करेंगे हम लोग कि हमारे पास ये पॉजिटिव कब आती है और नेगेटिव कब आती है, उसमें देखते हैं। सो when the forces are attractive in nature, कैसे हो, attractive, then the potential energy is negative, and when the forces are repulsive in nature, then the potential energy that is positive। अब यहां पर gravitational forces these are attractive in nature, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास, ये कैसी रहती है आपके पास, दिस वन एनर्जी दैट इज नेगेटिव। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर मान लो आपके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द फंक्शन ऑफ हाइट h, h के साथ अगर वेरी करती है, तो फिर हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इफ स्पेशल केसेस करेंगे हम लोग यहां पर, जिसको मैं आगे चल के बाद में यूज करूंगा। स्पेशल केसेस ये पहला केस हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। इफ h इज टेकन वेरिएबल, then this minus dvh over dh, मतलब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल VH दैट इज इक्वल टू d over dh ऑफ mgh, किसके, माइनस साइन के साथ। अब VH की वैल्यू रखी मैंने, तो mg तो बाहर आ गया आपके पास, माइनस mg dh over dh, डिफरेंशिएशन ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू h दैट इज इक्वल टू 1, तो मैंने इसका माइनस d over dh of vh that is equal to minus mg, and this minus d over dh of vh that is equal to f, where f is the gravitational force। Negative sign indicates that it is acting downward direction। तो अगर मान लो आपके पास इफ v इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब आपके पास x एक्सिस के अलावा कोई बॉडी मूव कर रही है, कहां से, फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि दैट इफ v इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब इफ x इज वेरिएबल, ऐसे मान के चल पड़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो
फोर्स Fx, Fx मतलब along x-axis is defined as, मैं इसको डिफाइन करता हूं दैट इज माइनस d over dx of v is equal to f of x. ठीक है, सो माइनस dv is equal to f of x और ये dx. इंटीग्रेट कर दो मैं कहाँ से, इनिशियल टू फाइनल की बात करते हैं हम लोग, तो ये वर्क डन आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ले लूँ, पहले ऐसे लिख लूँ, दैट इज f of, दिस इज फोर्स है दैट इज वेरिंग विद द x, दैट इज कहाँ से, x इनिशियल टू x फाइनल, दैट इज इक्वल टू माइनस dv v initial to v final. So this is only the work done to move the body from initial to final position. So this work done that is equal to, that is minus ये आ गया v, this is v initial, this is v final. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ that is minus v final minus v initial, और this work done that is equal to v initial minus v final. So work done मतलब potential energy हमारे पास work done to move a body, that is the difference of the potential energy between the points initial point and the final point. इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि मैंने इस रिलेशन को आगे चल के यूज करना, जैसे I have to use. सेकेंड वन, अगर मान लो दूसरा केस मैं लिखने जा रहा हूँ, अगर कोई बॉडी आपके पास फ्रीली फॉल करती है फ्रॉम हाइट h, जैसे मान लो आपके पास, ये मैं सेकेंड केस लिखने को चाह रहा हूँ बेटा, यहाँ पर second is when the body falls freely from height h, ये फ्रीली फॉल s, ये सरफेस है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी एक्वायर करनी v की है. We have to find out the velocity with which it strikes the surface of the earth. So it means इसकी potential energy that gets converted into kinetic energy. ये हाइट हमारे पास आ गई, क्योंकि हाइट की बात करूँ मैं, तो ये हाइट हमारे पास आ गई किसके बराबर, h के बराबर. So in that case mgh is equal to half mv square. तो मैं यहाँ से v square लिख लूँ, m से m कैंसिल आउट, तो दैट इज इक्वल टू 2gh. सो v दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. सो विद दिस वेलोसिटी द बॉडी विल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, सो विद दिस वेलोसिटी लिख दो, स्पीड लिख दो, द बॉडी विल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको स्ट्राइक. ठीक, तो ये हमारे पास थे इसके स्पेशल केसेस. हम लोग बात करेंगे अब किसकी, दैट इज the potential energy of spring, that is elastic potential energy. Elastic potential energy or potential energy
ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को जब भी हम लोग स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, मतलब इलॉन्गेशन करेंगे या कंप्रेस करेंगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी स्टेट ऑफ कंप्रेशन और इलॉन्गेशन की वजह से जो आपके पास एनर्जी स्टोर होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, सो द एनर्जी पोजेस्ड बाय the state of compression or elongation of spring is called the potential energy of spring। उसको क्या बोलते हैं हम लोगों ने, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब मान लो हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, एनी स्प्रिंग AO of negligible OA of negligible mass placed along x-axis in the horizontal direction with one end that is fixed at the rigid spot O, and to the second end A, a body of mass M is attached। इसके साथ क्या कर दिया हम लोगों ने, कोई बॉडी जो है मास m की हम लोगों ने यहाँ पर अटैच कर दी, ये मास m ने यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है, इट इज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैंने क्या किया, इसके ऊपर इसको डिस्प्लेस कर दिया इस टाइप से, फोर्स लगा। फोर्स लगाएंगे तो देखा होगा हम लोगों ने, जैसे इसको फोर्स लगाते हैं हम लोग, चाहे कंप्रेस करें चाहे स्ट्रेच करें, इसके ऊपर क्या होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जब इसको हम लोग ऐसे खींचेंगे तो भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होगा, जब कंप्रेस करेंगे तो भी एक फोर्स डेवलप होगा, जो कि हमेशा स्प्रिंग को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो मान लो हमारे पास क्या है कि दैट व्हेन जो स्प्रिंग है हमारे पास, व्हेन स्प्रिंग इज elongated or compressed through small displacement, ये हम लोगों ने मान लिया x, then a restoring force comes into play। एक रिस्टोरिंग फोर्स में। अब अगर बात करें अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ को ओबे करता है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको, हुक्स लॉ को, जब हम लोग सॉलिड्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे, उस दौरान इसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे हुक्स लॉ को। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अगर बात करें हम लोग, रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन और इलॉन्गेशन। कंप्रेशन और स्ट्रेच, इट मींस ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो मैंने नेगेटिव साइन देंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x।
इसको दे दिया नंबर 1, where this k is known as spring constant और फोर्स कांस्टेंट, कई जगह पर यूज होगा ये फोर्स कांस्टेंट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो नाउ द वर्क डन टू प्रोड्यूस द इलॉन्गेशन एट dx, स्मॉल इलॉन्गेशन, ठीक है। सो स्मॉल वर्क डन to produce elongation or compression dx, that is dw, that is equal to minus f dx, minus f किसके बराबर है, kx के बराबर, so dw that is equal to kx dx के बराबर आ गया हमारे पास। अब टोटल वर्क डन कहां से, 0 से x तक करना है हम लोगों ने प्रोड्यूस, ठीक है। सो द टोटल वर्क डन टू प्रोड्यूस द इलॉन्गेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x, सो टोटल वर्क डन टू प्रोड्यूस elongation from x1 is equal to 0 to x2 is equal to x। यहाँ देखते हैं हम लोग वर्क डन इंटीग्रेट करते हुए ऐसे कहाँ से 0 टू x kx dx, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी तो वर्क डन के इंटीग्रेशन बच गई x dx 0 से x तक, x की आ जाएगी x²/2, सो इंटीग्रेटेड हमारे पास आ गया क्या, दिस वर्क डन दैट इज k x²/2 0 to x और वर्क डन दैट इज हाफ k x² माइनस g। सो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो ये वर्क डन दैट इज इक्वल टू हाफ k x²। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, तो यही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, अगर बात करें हम लोग, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ k x²। अब यहां से देखें, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ये नेगेटिव में भी आ सकता है बेटा आपके पास दिस एनर्जी, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने पॉजिटिव में निकालना है, आप लोग माइनस में भी निकाल सकते हो, लेकिन ये किसकी इक्वेशन है आपके पास, पैराबोला की इक्वेशन है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वेरिएशन कर दूँ x के साथ, तो आपके पास ये पैराबोला इस तरीके से आ जाएगा, आपके पास वेरिएशन इस एनर्जी की, इस साइड को ले पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके पास ये x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, तो ये एनर्जी आपके पास इस तरीके से ऐसा, ठीक है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ, ठीक, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की। अब बात चलते हैं हम लोग किसके ऊपर, जो हम लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट की बात की थी, ये 0 आप लोग यहाँ पर 0 लगा देना, दिस वन इज 0। हम लोगों ने फोर्स कांस्टेंट की बात की थी, देखो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट को लेकर के चलेंगे हम लोग, अलग से लेकर के चलते हैं इसको।
स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। हमने कहा इधर माइनस एफ इज इक्वल टू के एक्स। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, मान सकते हैं when this applied force is equal to restoring force, यही आएगा हमारे पास। तो this F is equal to kx, मतलब F is directly proportional to x। पहली बात, ये वेरिएशन आपके पास F और x के बीच की, दैट इज लीनियर वेरिएशन। ये अप्लाइड फोर्स ले लो, ये डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वन इज द वेरिएशन। अब k अगर मैं यहां से निकालूं तो स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू F अपॉन x। सो स्प्रिंग कांस्टेंट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, सो स्प्रिंग कांस्टेंट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यूनिट डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इसके एसआई यूनिट इज फोर्स के न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के मीटर आते हैं न्यूटन पर मीटर। डायमेंशंस निकालें, डायमेंशंस फोर्स के आपके पास के है, आपके पास F ओवर x, फोर्स के हैं M1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट के L1, तो ये आ गए M1 T-2, L1 से L1 कैंसिल। ये है। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा आपके पास, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है और फोर्स कांस्टेंट आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा। पहली बात, आपके पास K डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग वायर। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा आपके पास कि डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या रेडियस आर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। मोर इज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोर स्टिफर इज द स्प्रिंग। ठीक है, मतलब K की वैल्यू उसमें आपके पास क्या जाएगी, ज्यादा आ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तीसरी बात आपके पास इट डिपेंड ऑन द लेंथ, लेंथ की बात करते हैं हम लोग, लेंथ। लेंथ K डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। K that varies inversely as length, ज्यादा लेंथ होगी तो K आपके पास कम होगा, कम होगा आपके पास। ठीक है, सो इसका मतलब आपके पास लेंथ के साथ अगर मैं वेरिएशन करूं तो इस तरीके से ये K मैंने लिया, ये लेंथ ले ली, सो इट वेरीज लाइक दिस। इस तरीके से लेंथ के साथ साथ आपके पास इस तरह से वेरी कर जाएगा आपके पास। ठीक है।
सो दिस वन इज ऑल अबाउट द स्प्रिंग कांस्टेंट। हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग बाय यूजिंग द ग्राफ बिटवीन एफ एंड एक्स। इसके बीच में ग्राफ हम लोग अगर निकालें तो देखते हैं हम लोग। सो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बाय यूजिंग द ग्राफ बिटवीन द फोर्स, applied force and a displacement। ठीक है, सो यहां से एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द ग्राफ between applied force and applied force and displacement x in the spring, elongation or compression in the spring. So applied force that is equal to the restoring force, ये हमने मान लिया है। तो हमें पता है that F is directly proportional to x, so F that is equal to kx के बराबर। तो ये ग्राफ है हमारे पास। X axis, this is y axis, ये q मान लिया मैंने, यहाँ जैसे t मान लिया, और ये डिस्प्लेसमेंट x के बराबर मान लिया, और ये फोर्स मैंने मान लिया F, यहाँ ये फोर्स। सो वर्क डन, दैट इज एरिया इनटू द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सो वर्क डन to produce displacement x is equal to area of triangle, कौन सी, OPQ। So this work done, that is base कितना है, OP into height PQ। So work done half OP x और PQ किसके बराबर है। यूजिंग दिस इक्वेशन F किसके बराबर है, kx के बराबर। सो वर्क डन दैट इज इक्वल टू हाफ x इनटू kx। सो वर्क डन दैट इज इक्वल टू हाफ kx के। This work done is stored as potential energy. So potential energy of spring, that is equal to half kx square। तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, we can find out the elastic potential energy of the spring, हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, हम लोग बात करेंगे, अब कुछ जनरल डिस्कशन की बात करेंगे, यहाँ पर एनर्जी की और ऑसिलेशन की बात करेंगे मास की स्प्रिंग के साथ। जनरल डिस्कशन लेकर चलते हैं। चलो लिख करके चलते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा जनरल डिस्कस, मैं डिफरेंट डायग्राम से हम लोग बना कर चलता हूँ। ये एक स्प्रिंग ले लिया मैंने, ये मास
फॉर्मेशन कर दी इसकी, तो इस तरीके से ये पोजीशन आ गई बी, जो कि ए से डिस्प्लेसमेंट आ गया एक्स में। यहां पर जैसे मैंने इसको इस साइड को खींचा, इस साइड को, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया इस टाइप से, जो कि इसको इस साइड को खींचा। नाउ आई लेफ्ट द बॉडी हियर, फोर्स को मैंने रिलीज कर दिया, अप्लाइड फोर्स को। नाउ द बॉडी दैट विल मूव टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मेन पोजीशन की तरफ को इस तरीके से आएगी हमारे पास। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुंची, इट हैव गेन द मोमेंटम एंड इट ओवरशूट द पोजीशन ए पोजीशन को कर जाएगी, ओवरशूट कर जाएगी, एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द दिस मेन पोजीशन, इस साइड को आ जाएगी। तो हमारे पास ऐसे है। See, this is also x और ये पोजीशन A। अब यहाँ पर पहुंचेगी, फिर इस साइड को जाएगी, फिर इस साइड को, सो इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन द एक्सट्रीम पोजीशन B एंड C अबाउट द मेन पोजीशन A। अब होगा क्या यहाँ पर आपके पास, इफ x इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपके पास, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी दैट चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, x इज इक्वल टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। फिर से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज होना शुरू हो गई, क्योंकि इसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो गई, और यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो गई जीरो। सो द काइनेटिक एनर्जी दैट बिकम्स जीरो एंड द पोटेंशियल एनर्जी दैट बिकम्स अ मैक्सिमम। So means in this process, in the process of oscillation, यहाँ पर बेटा restoring force इस साइड को लगेगा। In the process of the oscillations, the kinetic energy of the body that is converting into potential energy and the potential energy that is converting into kinetic energy, but the total energy of the system, if there is no dissipating forces are there, then the total energy of the system that remains a constant। जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या रहेगी आपके पास, दैट रिमेन्स अ कांस्टेंट। तो हम लोग अगर यहाँ पर टोटल एनर्जी के लिए ग्राफ बना करके चले, इस केस में अगर ग्राफ की बात करें हम लोग, तो हमारे पास इस तरीके से बात करते हैं हम लोग, ये आपके पास आ गया मिडल, ठीक है। दिस इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। सी और बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी है जीरो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, तो जीरो, और ए के ऊपर हो गई मैक्सिमम। इस तरीके से ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सी और बी के ऊपर है मैक्सिमम, और ए के ऊपर हो गई जीरो, इस तरीके से। तो ये किसके लिए हो गया, दिस वन इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी 10। तो इस तरीके से हमारे पास ये वेरिएशन आ गई इस जनरल डिस्कशन। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी
एक तो हम लोग बात करेंगे किसके बेटा यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा एक चीज़ हम लोग छोड़ गए यहाँ पर, उसको कर लेते हैं पहले। हाँ छूट गए हमारे पास। जब हम लोग ये बात की थी, अगर मान लो हमारे पास Vm जो अभी अभी केस किया हम लोगों ने, मैं उसको करवा देता हूँ थोड़ा सा। Vm इज द मैक्सिमम स्पीड जो कि a के ऊपर आएगी, एंड xm इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी मीन पोजीशन के ऊपर, दैट इज टोटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसका मतलब हमारे पास हाफ m Vm का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ k xm का स्क्वायर। मैं ये स्पीड निकालूं, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, सो Vm स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k by m xm का स्क्वायर। So this Vm that is equal to k by m under the root और ये x। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं उस केस में। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी हमने बात की थी, व्हेन द वर्क इज डन ऑन अ बॉडी देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी दैट इज नोन एज द मैकेनिकल एनर्जी। और उसकी दो फॉर्म की थी हम लोगों ने, कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy is known as mechanical energy। So mechanical energy की बात करें so this E that is equal to K plus V। अब इसका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास इफ द वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं दैट आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, then the total mechanical energy of the system that remains constant। ठीक है, so according to principle of conservation of mechanical energy, the work is done only by the conservative
forces, then the total mechanical energy of the system remains constant. क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसका मतलब that E is equal to K plus V that is equal to constant. मतलब sum of the kinetic energy and potential energy that remains a constant. तो मान लो हमारे पास कोई फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट इज एक्टिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, दैट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स है और किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने प्रोड्यूस, डेल्टा एक्स प्रोड्यूस किया है। तो हम लोग वो लेकर चलेंगे, इसका प्रूफ लेकर चलेंगे, प्रूफ। So proof of this one, that is a principle of conservation of energy की बात करेंगे, ठीक है बेटा। So let a body undergoes small displacement delta x under a conservative force F. According to work energy theorem, according to work energy theorem, change in kinetic energy is equal to work done, यही होगा हमारे पास। सो चेंज इन kinetic energy that is equal to work done, यही हमारे पास है। सो चेंज इन kinetic energy डेल्टा K is equal to F delta x, let it be number 1। पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करते हैं हम लोग, फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा माइनस डेल्टा बी दैट इज इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स। हमने लिखा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ के बराबर, तो वहीं से आ गया। सो देयरफॉर दिस डी वी दैट इज इक्वल टू माइनस एफ डेल्टा एक्स नंबर 2। सो एडिंग 1 and 2 दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2 दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, डेल्टा के प्लस डेल्टा बी इज इक्वल टू 0, एक जैसे 0 हो गया। सो मैं डेल्टा बाहर ले लेता हूँ, के प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0, मतलब चेंज, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0। इट मींस दैट K plus B that is equal to constant। ये क्या रहेगा आपके पास, it will remain a constant। So this is the proof of a principle of conservation of energy। अब यहां से कुछ पॉइंट करते हैं हम लोग। देखो हमने बात की that E that is equal to K plus B, kinetic energy that is always positive, काइनेटिक एनर्जी दैट कैन नेवर बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी दैट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी 0। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। देयरफॉर द टोटल एनर्जी दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है आपके पास, ठीक है। 0 तक आएगी जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। अब यहां से अगर मैं निकालूं तो
E माइनस बी दैट इज इक्वल टू के। ठीक है, दैट कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि के कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है फॉर द सिस्टम टू एग्जिस्ट। किसी भी सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन आपके पास क्या, ये जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, कैन नेवर बी नेगेटिव फॉर अ सिस्टम टू एग्जिस्ट। चलो, अब हम लोगों ने इलुस्ट्रेट करना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो उसमें फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए करते हैं। ठीक है, सो इलुस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। Illustrate principle of conservation of mechanical energy for freely falling body। मान लो हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास है लेट अ बॉडी ऑफ मास एंड पास फ्रीली थ्रू height h। h और मेरा फिगर यहां पर मैं बना, ये हमारे पास चली यहां से लेट दिस इज पॉइंट ए, यहां पर मैं ले लिया पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ये टोटल हाइट मैंने मान ली h के बराबर। यहां से b तक की हाइट x के बराबर, और ये मान ली मैंने h माइनस x। यही बचेगी टोटल में से x में माइनस करके 10। एट पॉइंट ए की बात करता हूं मैं। पहला एट पॉइंट ए की बात करें अगर हम लोग यहां पर एट पॉइंट ए, देखो u तो 0 है, therefore kinetic energy that is equal to 0, और पोटेंशियल एनर्जी mgh। मास m है, हाइट आपके पास h है, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी g के बराबर है। सो द टोटल एनर्जी, यहां पर अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी E1 मैंने मान लिया दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू 0 प्लस mgh। सो E1 इज इक्वल टू mgh। लेट इट बी नंबर 1। पॉइंट सी की बात कर लेते हैं। एट सी, एट पॉइंट सी, यहां तक आते आते बॉडी इस हाइट के थ्रू फॉल हुई तो हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। तो v स्क्वायर चली तो 0 के साथ थी क्योंकि
इनिशियल स्पीड 0 है, 0 रेस्ट से चलेगी आपके पास, तो बॉडी स्टार्ट होती है दैट इज 2g और ये h हाइट के थ्रू ये फॉल हुई यहाँ से यहाँ। सो v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2gh। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर टुगेदर अपॉन 2gh, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh। अब क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर हाइट 0 है, सो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0। सो द टोटल एनर्जी कहां पर b के ऊपर, टोटल एनर्जी E2 that is kinetic energy plus potential energy that is E2 is equal to mgh plus 0, so E2 that is equal to mgh number 2। ये अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर, एट पॉइंट बी। यहां पर भी भाई बॉडी इतनी हाइट के थ्रू फॉल हुई, तो मैं यहां पर लिखूं b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। हाइट के थ्रू फॉल हुई है आपके पास, तो b को मान लिया v1 स्क्वायर, चलिए तो 0 से ही है, इज इक्वल टू 2gx। सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx के बराबर। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर that is equal to kinetic energy is equal to half m into 2gx, so kinetic energy that is equal to mgx इसके बराबर है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी mg और हाइट है इस पॉइंट की अबव द सरफेस ऑफ h माइनस x। सो टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं हम लोग, देयरफॉर टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, दैट इज E3, मैं इसको लिख लूं दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो E3 काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास mgx, potential energy mgh minus x, so E3 is equal to mgx plus mgh minus mgx, mgx से बेटा mgx cancel out, so E3 that is equal to mgh। देखो फोर्सेस सारे ग्रेविटेशनल थे, तो मतलब आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 अगर देखें हम लोग फ्रॉम दिस 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, E1 is equal to E2 is equal to E3 that is equal to mgh. It means that the total energy at every point of the path of the body that is constant, that is equal to mgh, whether the potential energy that is changing into kinetic energy, but the sum of the kinetic energy and potential energy that remains a constant. It means that the total energy that remains a constant. This proves the principle of conservation of the mechanical energy for the freely falling body। ठीक है, अब आप लोगों ने ये खुद से करना है, कौन सा, for the principle of conservation of a mechanical energy by taking the example of simple pendulum। समझा मैं रहा हूं, लिखना आप लोगों को खुद से है इसको, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का आप लोग उसकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन मैं समझा रहा हूं यहाँ पर फॉर सिंपल पेंडुलम।
सिंपल पेंडुलम में जो ऑसिलेशंस आपके पास आती हैं दैट आल्सो ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर द आइडियल पेंडुलम, उसकी ऑसिलेशंस के बारे में हम लोग अगर बात करें तो सो इन दिस केस सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशंस की बात करते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास फॉर सिंपल पेंडुलम illustration of principle of conservation of mechanical energy for a simple pendulum। सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, कंसीडर द ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम। लेट दिस वन दैट इज A be the mean position, मीन मतलब अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। ये पोजीशन ए मैंने मान ली यहाँ, ठीक है। द पेंडुलम दैट इज डिस्प्लेस्ड टू द पोजीशन बी, at height h above the mean position, ठीक है, height h तक, and is released। the pendulum oscillates, ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा इस साइड को, it overshoots the position A and it reaches at position C in this state, ये पोजीशन C आ गई बराबर से। दिस इज आल्सो एट हाइट h। एज द पेंडुलम ऑसिलेट्स, बस एज द पेंडुलम ऑसिलेट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू द मीन पोजीशन, इट्स हाइट डिक्रीजेस, देयरफॉर इट्स स्पीड दैट इंक्रीजेस, हेंस its potential energy that changes into kinetic energy, potential energy that changes into kinetic energy। at the mean position A the height is 0, hence its potential energy that becomes 0 but its speed is maximum। यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, hence its kinetic energy is a maximum, so its whole of the potential energy that gets converted into kinetic energy। It overshoots the position A now as the height that increases gradually, therefore its speed decreases, so kinetic energy decreases but the height increases, hence the potential energy that increases। so as the pendulum moves from the mean position towards the extreme position, its kinetic energy that changes into potential energy, and at the extreme position its speed that becomes 0, so its kinetic energy that becomes 0। यहाँ पर kinetic energy क्या हो जाएगी, 0, and the potential energy that is maximum। यहाँ पर potential energy क्या हो जाएगी, maximum। It means whole of the kinetic energy that gets converted into potential energy। So potential energy यहाँ पर आ गई क्या, maximum, ठीक है। फिर से वही रिपीट होगा, as it moves from where that the extreme position to the mean position, its potential energy decreases and kinetic energy that increases। mean position के ऊपर kinetic energy क्या हो जाएगी, maximum, और potential energy क्या हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी, ठीक है। और फिर से इसकी kinetic energy decrease होगी, potential energy increase होगी, और यहाँ पर आपके पास kinetic energy that becomes 0 and potential energy that becomes a maximum। so during the oscillations of the pendulum, the kinetic energy that changes into potential energy and the potential energy that changes into kinetic energy, but the sum of the potential energy and kinetic energy of the pendulum that remains a constant, or we can say that the mechanical energy of the pendulum that remains a constant, that proves the principle of conservation of the mechanical energy in case of the simple pendulum, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको करना है और लिखना है आप लोगों को, ठीक है बेटा।
सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।